हेलो फ्रेंड्स, 27 मई 2025 के न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनका आज हम डिस्कशन करेंगे। जिनमें सबसे पहला है भारत फोरकास्ट सिस्टम। ये आर्टिकल बात करता है एक नई वेदर फोरकास्टिंग जो टेक्नोलॉजी और मेथड हमने डेवलप किया है। बेसिकली इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये मेथड डेवलप किया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। प्लस इससे एसोसिएटेड जो टॉपिक्स हैं जैसे कोस्टल जोन रेगुलेशन। फिर अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 9 कंटेनर्स फ्रॉम संकन शिप वॉश अशोर। ये बेसिकली एक कोस्टल डिजास्टर है, मतलब कोस्टल एक्सीडेंट कह सकते हैं इसको। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है जैसे कोस्टल जोन रेगुलेशन एंड कोस्टल हैजार्ड। ठीक है, कोस्टल हैजार्ड से रिलेटेड कौन से मैनेजमेंट के कौन से मेथड्स हैं हमारे पास और क्या फ्रेमवर्क है, वो क्या प्रोसीजर है, तो उसको डिस्कस करेंगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर पब्लिश हुआ है अमिड स्ट्रेन इन टाइज सीनियर सिटीजन ऑफिशियल्स टू रीच आउट टू यूएस गवर्नमेंट। इसमें बात करी गई है यूएस कॉम्पैक्ट की, इंडिया यूएस कॉम्पैक्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे द डॉन ऑफ ऑटोनोमस सैटेलाइट्स, एआई का जो स्पेस सेक्टर में जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑटोनोमस सैटेलाइट में, उसका क्या इम्प्लीकेशंस हैं। फिर एक आर्टिकल है फिंगरप्रिंट से रिलेटेड, फिंगरप्रिंट्स। फिर अगला आर्टिकल है सेंटर्स रिफॉर्म नज टू स्टेट रिजल्टिंग इन लेस लैंड वेस्टेज। ठीक है, इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इन मरीन नेविगेशन। अब देखिए जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो उसको इंश्योर करने के लिए बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्या है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल जो मरीन नेविगेशन होता है उसको कंट्रोल करती है, या उसको कह लो कि रेगुलेट करती है, या उसके लिए कायदे कानून बनाती है। तो इसके अंदर मार्पोल कन्वेंशन एक है जो शिप्स के द्वारा होने वाले पॉल्यूशन को रोकने में काम करती है। अब इसके अंदर कुछ रेगुलेशंस हैं जैसे बेलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। ठीक है, बेलास्ट वाटर क्या होता है कि जब शिप का जो ये हल है ना, शिप का ये एरिया जहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हो जाता है ओवर द टाइम, एक तो शिप को बैलेंस रखने के लिए होता है, प्लस जो वेस्ट वाटर होता है वो भी इसमें होता है, तो इसको बोलते हैं बेलास्ट वाटर। तो शिप क्या करती हैं, मेनली इसको पानी में डंप कर देती हैं, ओशन में डंप कर देती हैं। अब इस पानी को नॉर्मली जो हाई सीज हैं, जो किसी कंट्री की जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उससे दूर जाके इसको डंप करना होता है, अदरवाइज़ जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो डैमेज हो सकता है। फिर है पोलर कोड, इट प्रोटेक्ट्स द पोलर मरीन इकोसिस्टम। फिर है अनदर इंटरनेशनल फ्रेमवर्क इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये एम्फेसिस करता है ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी। अब कोस्टल एरिया में फ़िशिंग कितनी होगी, कौन सी स्पीसीज़ को आप टारगेट कर सकते हो, या किस तरीके की ट्रेड प्रैक्टिसेस आप कंटिन्यू कर सकते हो जिससे कि जो कोस्टल इकोसिस्टम है उसको डैमेज ना हो। ये बेसिकली ये कन्वेंशन उसको देखती है। फिर है UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। इट मैंडेट्स स्टेट्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द मरीन एनवायरनमेंट इन इट्स कोस्टल एरिया। फिर नेशनल मेजर्स क्या हैं, इंडिया स्पेसिफिक नेशनल मेजर्स क्या हैं। सबसे पहले तो इंडिया ने कोस्टल जोन रेगुलेशन नोटिफिकेशंस दिए। इसके अंदर क्या किया कि कोस्टल जोन को क्लासीफाई किया। ठीक है, इसका हम अभी डिस्कस करेंगे कोस्टल जोन का। फिर है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़, हमने कुछ 30 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डिजिग्नेट कर रखे हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है कि इट इज़ एन पार्सल ऑफ सी, इट इज़ ए पार्सल ऑफ वाटर बॉडी। जैसे ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, इंडियन ओशन है। ठीक है, तो ये हमारा अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे होगा। तो इसके सराउंडिंग का जो वाटर बॉडी है, जो ओशन का पार्ट है, जो बे ऑफ बंगाल में सी का पार्ट है, उसको हमने एक मान लीजिए मरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया। अब हम ये करते क्यों हैं कि कुछ सर्टेन एक्वेटिक स्पीसीज़ हैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि जहाँ पर उनकी हंटिंग और कोलेटरल डैमेज उनका ना हो सके। अब जैसे फ़िशिंग करते हैं तो फिशिंग के लिए जो जाल वाल यूज़ होते हैं तो बॉटम ट्रॉलिंग बेसिकली यूज़ होती है। तो जाल जो है जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ की जो सरफेस होता है वहाँ से रगड़ खाते हुए चलता है, वहाँ को टच करते हुए चलता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ फिशेस तो डिजायरेबल होती हैं, हमें ये तो कैप्चर करनी है, लेकिन साथ में जो कोलेटरल डैमेज के लिए कोलेटरल डैमेज के तौर पर कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो उसमें फंस के आ जाती हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो खामखा मारी जाती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डेजिग्नेट किए जाते हैं। फिर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, इट फोकसेज ऑन मरीन एंड कोस्टल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। फिर है सागरमाला प्रोग्राम,
ये सागरमाला प्रोग्राम क्या है कि जो कोस्टल एरिया का पोर्ट लेड डेवलपमेंट करने के लिए ये फोकस्ड रहता है, ठीक है। ये फोकस्ड प्लान है टू कैरी ऑन पोर्ट लेड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि जैसे कि जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं उनको रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके जो पोर्ट्स के आसपास का जो रीजन है उसको डेवलप किया जा सके। फिर टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक एड, ठीक है। इसमें इसके अंदर क्या मेजर्स हैं, जैसे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इट हेल्प्स मॉनिटर शिप मूवमेंट, ठीक है। इससे हम शिप्स के मूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं टू अवॉइड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़, कि कोई शिप जो है ऑलरेडी जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जो डेजिग्नेटेड एरिया हैं, वहाँ पर कोई अपनी एक्सपेडिशन या फिशिंग एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है। फिर है इको फ्रेंडली शिप डिजाइंस, फिर है मरीन स्पेशल प्लानिंग। इट इज़, ये क्या होती है, बेसिकली एक एरिया की जोनिंग कर देते हैं हम फॉर बैलेंसिंग मरीन इकोनॉमिक एक्टिविटी, के किस एरिया में मरीन एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, बेसिकली फिशिंग एक्टिविटी किस एरिया में ज़्यादा हो सकती है, किस एरिया में आप नहीं कर सकते। ये हम डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में कौन सी फिश की स्पीसीज़ की कितनी पॉपुलेशन बची है, कितनी पॉपुलेशन ख़त्म हो चुकी है, उसके बेसिस पर ये डिसाइड होता है। फिर नेक्स्ट है कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है, जिसकी हमने बात की। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसको डिजिग्नेट करती है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इनको क्लासीफाई किया गया है। ये बेसिकली 3 स्टेजेस में है, सॉरी 4 ग्रुप्स में इनको बांटा गया है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, 2, 3 एंड 4, इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। जैसे 1 के अंडर आता है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़, ये क्या होते हैं, मैंग्रोव्स, कोरल्स, रीफ्स एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। जैसे ये कोस्टल रेगुलेशन जोन 1, इस रीजन में मैंग्रोव्स भी होंगे और कोरल्स भी होंगी, ठीक है, जो कोस्ट के पास में है। तो वहाँ पर क्या है कि कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है एक्सेप्ट डिफेंस, स्ट्रेटेजिक एंड पब्लिक यूटिलिटीज़। ऐसे ही कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 में क्या है कि इसमें अर्बन एंड डेवलप्ड एरियाज़ अप टू शोर लाइन, जैसे ये अर्बन एरिया है ना, ये शोर लाइन क्या है, ये जहाँ तक हाई टाइड का वाटर आता है उसको शोर लाइन कहते हैं, यहाँ तक इस एरिया को कहेंगे कोस्टल रेगुलेशन जोन 2, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड होती है। तो CRZ 3 के अंडर क्या होता है कि इट इज़ अनडेवलप्ड रूरल एरियाज़, जैसे ये एरिया जो अंदर के हैं जो अनडेवलप्ड हैं, तो इनको कहते हैं CRZ 3। ऐसी CRZ 4 क्या, वाटर एरियाज़ फ्रॉम लो टाइड लाइन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, तो ये लो टाइड लाइन है, तो यहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक जो भी एरिया उसको कहते हैं CRZ 4। तो इन CRZ 1, 2, 3, 4 एरियाज़ में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमने डेजिग्नेट कर रखी हैं कि कौन सी अलाउड है, कौन सी अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर इंडिया का कोस्टल जोन जो हैजार्ड्स होती हैं उनको मैनेज करने के लिए क्या फ्रेमवर्क है, कैसे हम उनको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि पॉलिसी एंड लीगल फ्रेमवर्क। अब देखिए ये भी एक तरीके की हैजार्ड है कि जैसे ये आर्टिकल क्या है कि लाइबेरिया का ये कार्गो शिप था, वो जो केरला के कोस्टल एरिया में फंस गया, ठीक है, उसको अलाउ नहीं किया हमने एंट्री देना, वहाँ पर वो डूब भी गया, ठीक है, वो वहाँ डूब गया। तो वहाँ उसमें जो भी कंटेनर्स वगैरह थे वो एक तो पानी में तैरने लगे, जगह जगह जाने लगे। केरला के जो कोस्टल एरिया हैं शोर पर भी आने लगे, तो उनमें कुछ हैजार्डस केमिकल्स भी थे, प्लस जो शिप जो डूबा था उसमें बहुत सारा पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल भी था, प्लस फर्नेस ऑयल भी था जो कि काफ़ी पॉल्यूटिंग ऑयल होता है, काफ़ी पॉल्यूटिंग सब्सटेंस होता है। तो ये भी एक रिसेंट हैजार्ड है इन कोस्टल जोन ऑफ केरला। तो इस तरीके की कोस्टल हैजार्ड से निपटने के लिए क्या फ्रेमवर्क है, तो सबसे पहले तो पॉलिसी और लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है सबसे पहले तो हमारा इसमें क्या है कि इंस्टीट्यूशनलाइज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस थ्रू NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये एम्फेसाइज करता है मिटिगेशन सेंट्रिक अप्रोच को, ठीक है। फिर है कोस्टल जोन रेगुलेशन नोटिफिकेशन के कौन से कोस्टल जोन में किस तरीके की एक्टिविटी हो सकती है। इट रेगुलेट्स डेवलपमेंट इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। फिर है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इट प्रोवाइड्स लीगल अथॉरिटी टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोटेक्ट फ्रेजाइल कोस्टल इकोसिस्टम। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है कि IMD, इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये साइक्लोन वगैरह की या स्टॉर्म सर्जेस की अर्ली वार्निंग देता है। ऐसे ही इनकॉइस है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी रियल टाइम ओशन डेटा देता है लाइक सुनामी वार्निंग। फिर NDMA एंड SDMA है जो कि डिजास्टर प्रिपेयर्ड प्लान बनाती हैं और उनको एग्जीक्यूट भी करती हैं। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इट सपोर्ट्स रिसर्च एंड फोरकास्टिंग मेथड्स लाइक भारत फोरकास्ट सिस्टम, ठीक है। भारत फोरकास्ट सिस्टम अभी रिसेंटली ये जो IMD है, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसने डेवलप किया है। इससे क्या होगा कि इंडिया की जो रेन और साइक्लोन फोरकास्टिंग कैपेसिटी है उसको और प्रिसाइज किया जा सकेगा और एडवांस किया जा सकेगा, जैसे कुछ दिन पहले हम उनकी फोरकास्टिंग कर सकेंगे।
फिर है अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड फोरकास्टिंग, ये इनकोइस इसको करता है। साइक्लोन अर्ली वार्निंग सिस्टम विद ट्रैक फॉर फोरकास्टिंग, स्टॉर्म सर्ज मॉडलिंग एंड कम्युनिटी अलर्ट्स। फिर हमने डॉपलर वेदर रेडार्स इंस्टॉल कर रखे हैं अलग अलग जगह पर कोस्टल एरिया में, ये बेसिकली क्या है, मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी का यूज हम कैसे करते हैं, जैसे मल्टीपर्पज़ साइक्लोन शेल्टर्स हमने बनाए हैं इन सेंसिटिव एरियाज, साइक्लोन सेंसिटिव एरियाज। फिर हमने सेलाइन एम्बैंकमेंट्स बनाए हैं, सी वॉल्स बनाई हैं, ठीक है। सी वॉल्स क्या होती हैं, बेसिकली जो बीच एरिया होता है, ठीक है, तो वहाँ पर हम पत्थरों की एक दीवार क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि अगर साइक्लोन के टाइम पर स्टॉर्म सर्ज हो, जो ओशन वाटर है उसका लेवल अगर बढ़े तो उसको कोस्टल जोन में आने से रोका जा सके। फिर मैंग्रोव प्लांटेशन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अब देखिए मैंग्रोव क्या है, एक तरीके का एक नेचुरल वॉल है, इट प्रोटेक्ट्स द लैंड एरिया फ्रॉम स्टॉर्म सर्ज एंड साइक्लोन्स। फिर स्मार्ट कोस्टल सिटीज़ हम बना रहे हैं, जैसे वहाँ पे इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन ईजी होगा और इवैक्यूएशन पाथ्स बनाए जाएंगे कि अगर किसी साइक्लोन के केस में इवैक्यूएशन करना हो तो साइक्लोन सेंटर जो रिलीफ सेंटर्स हैं वहाँ पर लोगों को ईजिली पहुँचाया जा सके। फिर कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स यूज कर रहे हैं, जैसे डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग फॉर कोस्टल कम्युनिटीज़ स्पेशली विमेन एंड फिशरमैन। मॉक ड्रिल्स कंडक्ट कराते हैं टू टैकल विद साइक्लोन लाइक सिचुएशंस एंड सुनामी लाइक सिचुएशंस। स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स, विलेज डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम बनाई गई हैं जगह जगह, ठीक है। फिर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस प्रोजेक्ट्स, जैसे नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, इट सपोर्ट्स कोस्टल जोन एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स, ये बेसिकली एक फंड है। स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज, ICZMP मीन्स इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम, इट बैलेंस डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन। फिर है नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, इट फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्ली वार्निंग इंप्रूवमेंट्स इन कोस्टल एरियाज। अब नेक्स्ट इससे एसोसिएटेड टॉपिक है कि नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान क्या है, कि जैसे अभी ऑयल डिजास्टर भी तो हुई है ना, जो लाइबेरिया का जो कार्गो शिप डूबा है उसमें जो पेट्रोलियम था और जो फर्नेस ऑयल था उससे काफ़ी जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो एक्वेटिक स्पीसीज़ हैं, इवन जो बर्ड स्पीसीज़ हैं, वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट होंगे। तो इस तरीके के इंस्टेंसेस से जूझने के लिए, टैकल करने के लिए क्या कंटिजेंसी प्लान है। तो सबसे पहले तो ये कंटिजेंसी प्लान फॉर्मुलेट किया गया था 1996 में बाई इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। ध्यान देने की बात यह है कि ये किसके द्वारा बनाया गया था, बाई इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था टू टैकल कोस्टल हैजर्ड्स, ठीक है। ये 3 टियर रेस्पॉन्स सिस्टम है इसमें, जैसे टियर 1, टियर 2, टियर 3। वो बेसिकली क्लासीफाई होता है कि जो ऑयल स्पिल है उसकी ग्रेवनेस को देखते हुए कि कितना ऑयल स्पिल हुआ है और कौन सा ऑयल स्पिल हुआ है, इस हिसाब से हम इसको टियर 1, टियर 2, टियर 3 में क्लासीफाई करते हैं। जैसे अर्थक्वेक का है ना, जोन 1, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 जोन्स तक हम फाइव अर्थक्वेक जोन्स तक जो लैंड एरिया है कंट्री का उसको क्लासीफाई करते हैं। ऐसे ही इसमें टियर 1, 2, 3 को अंडर क्लासीफाई किया गया है। फिर है नेशनल लेवल इंटरवेंशन लेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। अब किसी भी ऑयल स्पिल की सिचुएशन में इंडियन कोस्ट गार्ड ही उसमें इंटरवीन करती है। बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड ही इसमें नोडल अथॉरिटी है। टू कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स एंड एक्सरसाइजेस, जैसे संपर्क एक्सरसाइज है, ये नेशनल लेवल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज है। फिर है इंटीग्रेशन विद इंटरनेशनल कन्वेंशंस। अब जैसे मार्पोल का 73/78 का कन्वेंशन जो है वो बेसिकली बात करता है प्रिवेंशन ऑफ ऑयल पॉल्यूशन, तो इंडिया मार्पोल को फॉलो करता है, मार्पोल का साइनेटरी है। तो कोस्टल रेगुलेशन जो जोन है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये इस कन्वेंशन के अंडर भी अपने आप को कैपेसिटी बिल्ड करता है और जो ऑयल स्पिल है उनको टैकल करने के लिए काम करता है। फिर लीगल सपोर्ट एंड इंटरनेशनल सपोर्ट भी हमें देखना चाहिए, जैसे मर्चेंट शिपिंग एक्ट, इट लेज डाउन लीगल फ्रेमवर्क फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। बेसिकली इंटरनेशनल प्रोविजंस क्या हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडिया का मर्चेंट शिपिंग एक्ट है। फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इट प्ले सपोर्टिंग रोल्स इन काउंटरिंग, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग ऑयल स्पिल इंस्टेंसेस, ठीक है। तो कोस्टल जोन और जो कोस्टल इकोसिस्टम है उससे रिलेटेड यही टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है इंडिया US कॉम्पैक्ट के बारे में। ये आर्टिकल है अमिड स्ट्रेंथ एंड टाइज सीनियर इंडियन ऑफिसर्स टू रीच आउट टू US कॉम्पैक्ट। अब इस आर्टिकल में बात की गई है इंडिया US कॉम्पैक्ट के बारे में। ये इंडिया US कॉम्पैक्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट का फुल फॉर्म है कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए सब कुछ है, मिलिट्री है,
कॉमर्स है एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, एक बाइलेटरल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है बिटवीन टू कंट्रीज़ टू कोऑपरेट इन सेक्टर्स अक्रॉस डिफेंस, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। की पिलर्स क्या हैं? ऑब्वियसली डिफेंस है पहला, डिफेंस कोलैबोरेशन, जैसे 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क हमने डिज़ाइन किया है इसके अंदर। इसमें कुछ एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट हम एक्वायर करेंगे और मेंटेनेंस भी करेंगे जो ऑलरेडी हम चला रहे हैं, जैसे C-17 ग्लोब मास्टर हम चला रहे हैं ऑलरेडी, अपाची हेलीकॉप्टर्स हम ऑलरेडी चला रहे हैं, पोसाइडन एयरक्राफ्ट्स हम ऑलरेडी उनको ऑपरेट करते हैं। बूस्ट इन डिफेंस सेल्स एंड को प्रोडक्शन टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी। फिर है एक्सेलरेटेड कॉमर्स, ट्रेड डील इंडिया और USA आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं, कीपिंग इन एम टू बूस्ट द बायलेटरल ट्रेड टू $500 बिलियन बाई 2030। अभी कितना है? अराउंड $150 बिलियन इंडिया और USA के बीच का। 2030 तक हमारा टारगेट है कि इसको $500 बिलियन तक किया जाएगा। फिर एनर्जी ट्रेड है कि इंडिया प्लान्स टू इंक्रीज इम्पोर्ट ऑफ US ऑयल एंड गैस टू एड्रेस ट्रेड इम्बैलेंस। अब ओबियसली जो ट्रेड्स इंडिया और USA का जो ट्रेड है वो इंडिया उसमें ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है अराउंड $40 बिलियन का, ठीक है। तो USA का ये बेसिकली क्लेम रहता है कि इंडिया हम ट्रेड में हमसे ज़्यादा फ़ायदा ले रहा है, तो हम उस ट्रेड जो सरप्लस है, जो ट्रेड इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि USA से ऑयल एंड गैस परचेज कर लें। फिर है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो ICET फ्रेमवर्क। ICET क्या है? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। इसके ऊपर हम बेसिकली इंडिया USA के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, जैसे AI के फील्ड में, क्वांटम कंप्यूटिंग एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इसके फील्ड में, सेमीकंडक्टर्स के फील्ड में, स्पेस एक्सप्लोरेशन के फील्ड में। फिर IndusX प्लेटफॉर्म, इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप्स इन डिफेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। फिर स्पेस कोऑपरेशन इंडिया और USA का काफ़ी रंग ला सकता है, जैसे नासा और इसरो ने जॉइंट मिशंस प्लान कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल अभी तक निसार सैटेलाइट लॉन्च की जा चुकी है। निसार है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट। फिर अगला टॉपिक है रिफॉर्म लिंक्ड कैपिटल असिस्टेंस। ये आर्टिकल ये सेंटर्स रिफॉर्म नज टू स्टेट्स रिजल्टिंग इन लेस लैंड वेस्टेज, मिनिस्ट्री डाटा। इसमें बेसिकली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को फंड देने के लिए कुछ रिफॉर्म्स का क्राइटेरिया सेट किया था। स्टेट्स को बोला था कि आप लैंड रिफॉर्म्स लेके आइए, ये चेंजेस एटलीस्ट करिए, तो आपको उन रिफॉर्म्स के बेसिस पर एडिशनल फंडिंग मिलेगी या एग्जिस्टिंग फंडिंग आपको उन्हीं रिफॉर्म्स के बेसिस पर मिलेगी। तो इसमें एक स्कीम थी कि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफर्स, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब ये ऑफर करती थी 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ठीक है, 2020 में लॉन्च की गई थी। 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन सेंट्रल गवर्नमेंट देती स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉर कैरिंग आउट सर्टेन रिफॉर्म्स। टोटल एलोकेशन कितना था? पहले स्टार्टिंग में 12,000 करोड़ था, लेकिन अब 1.5 लाख करोड़ तक कर दिया गया है। अब मेजर पोर्शन ऑफ फंड्स इज रिफॉर्म लिंक्ड, ठीक है, जो फंड मिलेगा वो रिफॉर्म्स के बेसिस पर ही मिलेगा। कितना रिफॉर्म आपने किया है उसी के बेसिस पर आपका लोन का अमाउंट डिसाइड होगा। अब रिफॉर्म्स किस सेक्टर में? जैसे बिल्डिंग बाय लॉज, ठीक है, बिल्डिंग लॉज किस तरीके की बिल्डिंग्स बनेंगी, लैंड डिजिटाइजेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, अर्बन रिफॉर्म्स एंड डिसइन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। 22 स्टेट्स ने इंडस्ट्रियल लैंड रिफॉर्म्स कंडक्ट किए, उनके आधार पर उनको काफ़ी सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, ठीक है। लैंड वेस्टेज इससे देखिए 18 स्टेट्स में टोटल लैंड वेस्टेज जो है इस इनिशिएटिव से 30% तक कम हो गई है, जो कि पहले 50% के ऊपर हुआ करती थी। लैंड वेस्टेज जैसे लैंड खाली पड़ी है या लैंड का एफिशिएंट यूज़ नहीं किया जा रहा, आधी से ज़्यादा लैंड पार्किंग में है जो अबेंडन पड़ी है, उसको हम कमर्शियली यूज़ नहीं कर पा रहे। इस तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया। जैसे 90% ऑफ द लैंड इज़ डिजिटाइज्ड, 90% ऑफ द लैंड के कैडेस्ट्रल मैप्स बन चुके हैं, ठीक है। कैडेस्ट्रल मैप क्या होते हैं? जो सिंपल लैंड के चौकोर जो रेक्टेंगुलर मैप्स होते हैं उनको कहते हैं कैडेस्ट्रल मैप्स। शोइंग लैंड ओनरशिप बाउंड्रीज, ये बेसिकली लैंड की बाउंड्रीज को शो करते हैं। 91% ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स डिजिटाइज्ड। 30% ऑफ इंडियाज लैंड पार्सल्स हैव बीन असाइंड यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज UL पिन। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। फिर अगला आर्टिकल है द डॉन ऑफ ऑटोनोमस सैटेलाइट्स एंड लीगल वैक्यूम अबव अस। यह आर्टिकल बात करता है स्पेस सेक्टर में AI का यूज करने से एसोसिएटेड क्या बेनिफिट्स हैं और क्या रिस्क हैं उनके, ये, ठीक है। मेन पॉइंट्स क्या हैं डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि जैसे सबसे पहले तो AI एक ट्रांसफॉर्मिंग
AI इज़ ट्रांसफॉर्मिंग सैटेलाइट्स को AI ट्रांसफॉर्म कर रहा है फ्रॉम पैसिव टूल्स टू ऑटोनोमस। पैसिव टूल्स क्या, जैसे पहले सैटेलाइट्स को हम लोग ज़मीन से कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल करते थे, लेकिन अब क्या है, AI का यूज होने से सैटेलाइट ऑटोनोमस हो गए हैं। अब हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है, कई हम उनको बस एक कहते हैं उसको प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि हमें ये काम करवाना है और आपको इतने टाइम में ये काम करना है, तो AI अपने आप से ही सारा काम करते हैं। तो वो एक तरीके से एक थिंकिंग मशीन्स बन चुके हैं। तो इसको कहते हैं एज कंप्यूटिंग। ठीक है, इसको कहते हैं एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग इज ऑनबोर्ड AI दैट इनेबल्स रियल टाइम एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग इन स्पेस। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है इसके, ऑटोमेटेड ऑपरेशंस, जैसे डॉकिंग क्या होती है कि दो सैटेलाइट्स को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, जैसे स्पेस स्टेशन में अगर यहाँ से कोई स्पेस शटल जाती है तो वो स्पेस स्टेशन से जो कनेक्ट होगी टू ट्रांसपोर्ट कार्गो एंड एस्ट्रोनॉट्स, उसको बोलते हैं डॉकिंग। इंस्पेक्शंस करना सैटेलाइट की, रिफ्यूलिंग करना, डेब्री रिमूवल करना, फिर सेल्फ डायग्नोसिस एंड रिपेयर, रूट प्लानिंग कि किस राउट से होकर सैटेलाइट निकलेगी टू सो दैट इट कैन अवॉइड हैजर्ड एंड सेफ फ्यूल। रियल टाइम जियो स्पेशल इंटेलिजेंस हम गैदर कर सकते हैं, जैसे डिटेक्टिंग डिजास्टर्स एंड प्रायोरिटाइजिंग एरियाज टू रिलीफ। कॉम्बैट सपोर्ट, जैसे कहीं वॉर हो गई तो हमें अगर सैटेलाइट इमेजेस चाहिए तो ऑटोमेटिकली अब उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। सैटेलाइट को पता है कि भाई वॉर सिचुएशन में मुझे क्या काम करना है, तो ऑलरेडी वो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लेगी, टारगेट्स को ट्रैक कर लेगी और आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। अब स्मार्टर सैटेलाइट्स के कुछ स्मार्टर रिस्क भी हैं, जैसे सबसे पहले एक टर्म आता है AI हेलुसिनेशन। अब देखो हेलुसिनेशन कॉमन नॉलेज में क्या क्या इसका मतलब होता है कि हेलुसिनेशन है कि जो ऑलरेडी नहीं है वो आपको दिख रहा है, आपको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, अब AI हेलुसिनेशन क्या है कि AI ऑलरेडी जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर अगर AI खुद ही कंफ्यूज हो जाए तो वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा और बताएगा। उसके बेसिस पर ही AI जो है मिसलीडिंग और गलत डिसीजंस लेगा और गलत एक्शंस करेगा। स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि जब सैटेलाइट्स AI का यूज़ करती हैं और AI हेलुसिनेशन का शिकार होती हैं तो वो हो सकता है कि किसी सिविलियन सैटेलाइट को एज ए मिलिट्री सैटेलाइट टारगेट कर लें, या कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट है, मान लीजिए किसी कंट्री के ऊपर उड़ रहा है, जैसे मान लीजिए इंडिया की कोई सैटेलाइट है, उसका एक टास्क है कि इंडिया के ऊपर जो पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, जो मान लीजिए कोई बैलिस्टिक मिसाइल का थ्रेट्स है, उसको बताना है कि ये थ्रेट आपकी तरफ आ रहा है। अब कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट है जो इंडिया की तरफ जा रहा है, लेकिन सैटेलाइट हेलुसिनेट होके उसको एक मिसाइल थ्रेट काउंट की तरह से रीड करे और उसको टारगेट कर ले। ठीक है, तो इस तरीके के रिस्क हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाएगी, क्या सैटेलाइट उसके लिए अकाउंटेबल होगा, या जिसने कोड लिखा वो अकाउंटेबल होगा, या जिसने सैटेलाइट बनाई वो अकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल है। AI powered satellite autonomy brings major risk like AI hallucinations on Earth. A satellite misclassifying a commercial object as hostile could trigger geopolitical crisis. As satellites act independently, current space laws like Outer Space Treaty and Liability Convention fall short. मतलब ये जो स्पेस ट्रीटी हैं, ठीक है, इन जिनके अंडर स्पेस को गवर्न किया जाता है, वो काफ़ी नहीं है अभी जो AI ऑपरेटेड सैटेलाइट्स हैं उनको गवर्न करने के लिए। These treaties assume human control, but AI blurs accountability। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसकी गलती है। तो की चैलेंजेस क्या हैं, एम्बिग्विटी इन सुपरविजन एंड लाइबिलिटी, अनक्लियर फॉल्ट एट्रीब्यूशन, दैट इज द डेवलपर अकाउंटेबल और द ऑपरेटर अकाउंटेबल, और लॉन्चिंग स्टेट इज लाइबल, किसने उस सैटेलाइट को लॉन्च किया क्या वो लाइबल है। मान लीजिए किसी सैटेलाइट USA की सैटेलाइट जो है किसी दूसरे कंट्री जैसे रशिया के ऊपर कोई एक्सीडेंट कर दे तो कौन लाइबल होगा, क्या उस सैटेलाइट को बनाने वाला, या USA ने जो लॉन्च किया वो, ठीक है, या उस सैटेलाइट को जो ऑपरेट कर रहा है वो लाइबल होगा। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर डुअल यूज़ का भी रिस्क है कि जैसे सिविलियन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं मिलिट्री थ्रेट्स को मिलिट्री यूज़ के पर्पज़ से। लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या हैं कि ऑटोनोमी लेवल्स को डिफाइन करिए, जैसे ऑटोनोमस व्हीकल में होता है कि अगर इसका ऑपरेशन इस रेंज में है तो इसी रेंज में रहेगा। क्लासीफाई सैटेलाइट ऑन ऑटोनॉमी टू अप्लाई स्ट्रिक्टर रूल्स टू हायर रिस्क सिस्टम, इंश्योर मीनिंगफुल ह्यूमन कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ऑटोनोमस हो जाए, कुछ ना कुछ एक हार्ड स्विच होना चाहिए जो ह्यूमंस के हाथ में हो। ग्लोबल क्लैरिफिकेशन फ्रेमवर्क्स हमें क्लियर करने चाहिए, हमें बनाने चाहिए, जिसके अंडर हमें डिसाइड कर पाएँ कि AI का बिहेवियर किस तरीके से हम मॉनिटर करेंगे और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। एथिकल और जियोपॉलिटिकल इम्परेटिव्स क्या हैं
कि AI इन स्पेस raises serious ethical and geopolitical risk. The development of autonomous weapons under debate at forums like Convention on Certain Conventional Weapons poses escalation dangers, ठीक है, especially in space, highlighting the urgent need for international safeguards to prevent an arms race. अब इसकी वजह से आर्म्स रेस भी क्रिएट हो सकती है. Additionally, ethical data governance is crucial due to privacy risk from vast satellite data. As AI autonomy can escalate tensions, global cooperation must go hand in hand with legal and technical regulation. शेयर्ड ऑर्बिट्स, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. अब देखिए ऑर्बिट्स तो स्पेस तो कॉमन है ना, सारे कंट्री के लिए है, ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर्ड होनी चाहिए. किस तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी? अब जैसे कोई स्पेस रेस न क्रिएट हो जाए, कोई ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस को वेपनाइजेशन न करने लगे, या कोई AI इस तरीके से तो नहीं बना रहा जो कंट्रोल के बाहर ही हो जाए, या जिसका जो थ्रेशोल्ड है, कंट्रोल थ्रेशोल्ड है, वो काफ़ी हाई हो, ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल है फिंगरप्रिंट से रिलेटेड. ये बेसिकली अभी जर्मनी में एक रिसर्च पब्लिश हुई फिंगरप्रिंट्स के ऊपर कि जब अब जैसे फिंगरप्रिंट्स हर एक इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं, इवन जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, ठीक है. उसी तरीके से फिंगरप्रिंट्स जो हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो सकते हैं यूनिकली. जैसे अगर आप 2 घंटे के लिए स्विमिंग पूल में डुबकी लगा कर रहते हैं, स्विमिंग पूल में डूबे रहते हैं, तो फिर आपकी स्किन देखा होगा फूल जाती है. उस हिसाब से उस समय अगर फिंगरप्रिंट देखोगे तो आपके जो ड्राई हैंड का फिंगरप्रिंट है उससे एकदम अलग होगा. तो वो फिंगरप्रिंट जो है वो भले ही ड्राई फिंगरप्रिंट से अलग है, लेकिन उसका भी एक यूनिक पैटर्न होगा, ठीक है. तो देख लेते हैं इस आर्टिकल में मेन बात क्या है कि फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक टू ईच पर्सन. ईच आइडेंटिकल ट्विंस डोंट शेयर दैम, बट व्हेन फिंगर्स आर सोक्ड इन वाटर द स्किन रिंकल्स ड्यू टू ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, स्किन सिकुड़ जाती है. ए प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय नर्व्स सिग्नलिंग द ब्रेन. दिस रिंकलिंग हेल्प्स इंप्रूव ग्रिप अंडर वाटर, ठीक है. वाटर जो अगर सोक हो जाती है स्किन तो रिंकल होती है, इसकी वजह से वाटर के अंदर जो है ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए वो होता है. बेसिकली ये बॉडी का एक इनवॉलंटरी फंक्शन है, ये हम सोच के नहीं करते हैं. ए स्टडी बाय गाय जर्मन एंड रेचल लाइटिन फाउंड दैट दीज रिंकलिंग पैटर्न्स आर ऑल्सो यूनिक. मतलब ये जो रिंकलिंग पैटर्न होते हैं ना, ये जो सिकुड़ जाती है स्किन, ये जो स्किन सिकुड़ जाती है पानी से, ये रिंकलिंग पैटर्न भी यूनिक होते हैं, रैंडम नहीं होते हैं, ये हर इंसान के अलग होंगे. तो इस स्टेट में भी फिंगरप्रिंट्स जो है वो हर इंसान के अलग अलग होंगे, ठीक है. ऑल्दो ये जो वेट फिंगरप्रिंट्स हैं ये ड्राई फिंगरप्रिंट से अलग होंगे, लेकिन ये वेट फिंगरप्रिंट्स 2 इंसान के सेम नहीं हो सकते हैं. The wrinkling patterns are also unique and consistent for each individual, much like fingerprints, though they are 3-dimensional. Because wrinkling patterns differ from fingerprints and remain stable across repeated soaking. ये बार बार इनको अगर जितनी बार सोक करेंगे स्किन को उतनी बार ही ये सिंपल मतलब एक जैसे ही बने रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे. मतलब हर बार आपकी स्किन का जो सिकुड़ने का पैटर्न होगा वो सेम ही रहेगा. They could serve as an additional or alternative identification method, especially useful for identifying victims in water-related disasters like flood और tsunamis. जैसे कोई अगर इंसान मर जाता है मान लीजिए डूब के, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन अगर करनी हो तो उस केस में उसके फिंगरप्रिंट्स तो जो ओरिजिनल ड्राई स्टेट वाले थे वो चले गए, वो तो बचे नहीं. तो उसकी वेट स्टेट में जो फिंगरप्रिंट्स होंगे उनकी हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. वो कैसे होगा कि पहले हर किसी की जो स्किन को सोक करके उसकी फिंगरप्रिंट्स को रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद उनका एक डेटाबेस बनाइए, फिर उस डेटाबेस की हेल्प से हम मरे हुए डूबे हुए व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. इवन क्राइम प्रिवेंशन और इन्वेस्टिगेशन में इससे हेल्प मिलेगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.